हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 के आईसीएससी के चैप्टर से बेसिकली। लेकिन सीबीएसई में भी इसका यूज है, तो ऐसा कोई मत सोचना कि सीबीएसई वाले इसका यूज नहीं है, ठीक है ना। ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट आईसीएससी के लिए जितना सीबीएसई के लिए। भले हो सकता है कि अभी तुरंत में सिलेबस में ना हो, ये चीज हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोग को बताते हैं कि आप लोग अभी तक क्या जानते हो, उसके बेसिस पे बताते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों जानते हो, ठीक है। एक आप लोग जानते हो फिजिकल चेंज और दूसरा आप लोग जानते हो केमिकल चेंज। दूसरा कौन सा जानते हो? केमिकल चेंज जानते हो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मेजर डिफरेंस बोला जाए तो इसमें फिजिकल चेंज में सब्सटेंस जो है वो चेंज नहीं करता है दूसरे सब्सटेंस, ठीक है। जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में वो क्या है कि इन फिजिकल चेंज वन matter doesn't changes into another matter, doesn't changes into, ठीक है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना। मैटर का मतलब क्या हुआ? सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस। तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज नहीं करता है फिजिकल चेंज में, ठीक है। तो डजंट चेंजेस इनटू अनदर मैटर, ठीक है। डजंट चेंजेस इनटू अनदर मैटर। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में आपका एक मैटर दूसरे मैटर में चेंज कर जाता है, ठीक है। अ मैटर चेंजेस इनटू अनदर मैटर, मैटर चेंजेस इनटू अनदर मैटर, ठीक है। मैटर को आप सब्सटेंस भी बोल सकते हो, आपका मन है तो मैटर को सब्सटेंस सोचो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस में चेंज ना करे तो फिजिकल चेंज, और जब कर जाए तो केमिकल चेंज। कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो ये चैप्टर जो केमिकल रिएक्शंस है ना, ये डिपेंड करता है केमिकल चेंज पे। किस पर डिपेंड करता है? केमिकल चेंज पे। तो फिर हम लोग केमिकल रिएक्शंस को कैसे डिफाइन करेंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसको डिफाइन करेंगे, एनी केमिकल चेंज यू कैन राइट डाउन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? एनी केमिकल चेंज, any chemical change in matter, in matter in matter which which involves involves transformation transformation into one or more matter, into one or more matter। मैटर के जगह पे आप सब्सटेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। मोर मैटर विथ इंटायरली डिफरेंट, तो अनदर मैटर ही हो गया, तो नॉर्मल से बात है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट ही होगा। तो लिख लो, अगर लिखना है ये पॉइंट भी, विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है, मैटर चेंज हो जाएगा तो प्रॉपर्टी क्या वही रहेगा? नहीं रहेगा ना। विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, properties is called a chemical reaction, is called a chemical reaction, is called a chemical reaction, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन एक बार हम समझ। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो जैसा कि बताया, एनी केमिकल चेंज इन मैटर व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वन और मोर मैटर विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब एक मैटर एक या एक से ज्यादा मैटर में ट्रांसफॉर्म कर जाता है ना, व्हिच विल बी नोन एज केमिकल चेंज, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंस इन अ
केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो केमिकल रिएक्शन में दो चीज होता है। क्या होता है? दो चीज होता है। एक होता है जो पहले वाला मैटर था, है ना, मतलब जो जो मैटर आपका ट्रांसफॉर्म नहीं किया था उसमें बॉन्ड ब्रेक करता है। बॉन्ड जानते हो क्या होता है? ठीक है। और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अब न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है इसमें? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड गेट्स फॉर्म। ठीक है। न्यू बॉन्ड क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, और ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो ना, इसको समझो। जैसे अच्छा ठीक है, आप लोग बॉन्ड मतलब अगर नहीं समझ रहे होगा तो एक नॉर्मल सा लॉजिक से समझाते हैं, उसको समझो। बॉन्ड जैसे हम लिखे CH4, क्या लिखे? CH4। एक एक केमिकल रिएक्शन है, CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो ये 2O2 हो जाएगा और ये 2H2O हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका नाम लिखे सबका तो ये आपका मीथेन है, मीथेन गैस है। ये आपका ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये आपका वाटर। ये क्या आपका? वाटर। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, और ये मीथेन गैस का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर देखोगे तो इसमें हुआ क्या, वो चीज को अगर समझें तो देखो इसमें क्या हो रहा है। इसमें पहले CH4 था। क्या था? CH4। तो कार्बन और इसके साथ में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए थे। अब बॉन्ड का मतलब समझ में आ गया? नॉर्मल लॉजिक के साथ, मतलब एक एटम दूसरे से जुड़े रहते हैं इन अ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। तो जैसे ये मॉलिक्यूल है तो इसमें डिफरेंट एटम्स विद द बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये किससे रिएक्ट किया? तो कितने O2 बोले यहाँ पे? आपको कितने O2? 2O2। तो 2O2 के मॉलिक्यूल है, 2O2 के मॉलिक्यूल है। O2 के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है। अच्छा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये ज्यादा मत सोचो, अभी आप इतना सोचो कि बॉन्ड टूटता है। तो 2O2 के मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो बना, और H2O बन रहा है, 2 H2O का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और 2 मॉलिक्यूल बन रहा है वाटर का, तो 2। अब यहाँ हुआ क्या, इस चीज को देखो। तो ये पहले वाला बॉन्ड कार्बन किसके साथ लगा था? हाइड्रोजन। अब नया वाला जो बना कार्बन किसके साथ लगा है? ये पहले अलग सब्सटेंस था, अब जो बना केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो क्या है? अलग सब्सटेंस है। मतलब ये केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज के दौरान हुआ क्या? तो केमिकल चेंज के दौरान आपका ये बॉन्ड पहले टूटा। ठीक है, तो टूटा तो क्या हो गया? कार्बन हाइड्रोजन आपके अलग हो गए, एक कार्बन अलग, और कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन आपके सेपरेट आउट हो गए। ठीक है, सिमिलरली ये बॉन्ड भी टूटा। ठीक है, पहले ऑक्सीजन सिर्फ अपने में बॉन्डेड था, कार्बन या हाइड्रोजन के साथ नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन आपको कार्बन के साथ भी दिख रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपको हाइड्रोजन के साथ भी दिख रहा है। तो ये भी बॉन्ड टूटा। अब यहाँ से क्या मिला? 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन एटम्स मिले। क्या मिले? 4 ऑक्सीजन एटम्स। अब देखो, एक कार्बन एटम के साथ 2 ऑक्सीजन एटम चला गया, CO2 बना। क्या बनाने चला गया? CO2। और ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन आपका 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बना रहा है? वाटर। तो 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इधर भी बचा, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, मतलब यहाँ पे अब नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और पहले क्या था आपका? पुराना वाला जो बॉन्ड था रिएक्ट, वो क्या हो गया? टूट गया। वो क्या हो गया? रिएक्शन जब चालू हुआ, जिस मैटर से स्टार्ट हुआ वो टूट गया। तो दिक्कत तो हुआ क्या? ये हुआ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ये एटम फिर सेपरेट हुए, और फिर एटम दूसरे के साथ मिलकर के बॉन्ड बना करके नए चीज बना, नया सब्सटेंस बना। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, और न्यू बॉन्ड आपका फॉर्म होता है। कोई दिक्कत? केमिकल रिएक्शन के टाइम में ये चीज एक होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे बच्चे लोग? आगे बढ़े। ठीक है, ऐसे तो अभी तक आप लोग केमिकल बॉन्ड उतने अच्छे से नहीं जानते हो, लेकिन तो भी एक केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन मेरे तरफ से भी लिख लो, जो आपको काम आएगा। डेफिनेशन यही रहेगा। ठीक है ना? तो अब केमिकल बॉन्ड
chemical bond is the attractive force, is the attractive force that holds the atoms, that holds the atoms of a molecule together, of a molecule together. ठीक है, जैसे जैसे अगर हम बोल रहे हैं CH4 मॉलिक्यूल, तो इस CH4 मॉलिक्यूल में एक कार्बन के एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है। इसके एटम है एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े कैसे हुए हैं? तो जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। तो ये आपका CH4 है, चारों हाइड्रोजन एक बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बॉन्ड को इलेबरेट हम आगे चल के आप लोग को 9th में होगा, ठीक है, तो सो डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ। ठीक है, अभी बॉन्ड को आपको क्या समझना है? केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स, जो कि सारे एटम्स को एक दूसरे से चिपका के रखता है ताकि मॉलिक्यूल ऐसे का ऐसे ही रहे। कोई दिक्कत? मॉलिक्यूल ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बेटर सबको समझ में आ गया? सो दिस इज अ टॉपिक, ये आपका केमिकल बॉन्ड। ये टॉपिक क्या था? केमिकल बॉन्ड। अभी आप लोग को इतना ही जानना है, ठीक है, आगे और बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू रिप्रेजेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वी रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, हाउ वी रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। वी रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन विद वी रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। वी रिप्रेजेंट chemical reaction with the help of chemical equation। इक्वेशंस, या फिर आप केमिकल इक्वेशन को भी डिफाइन कर सकते हो यहीं पे। केमिकल इक्वेशन क्या होगा? आप इसको लिख लो, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होगा? द मेथड ऑफ representing the chemical reaction with the help of formulas, molecular formulas, basically molecular formulas and important symbols and important symbols and important symbols। ठीक है, तो कैसे पहले एक रिप्रेजेंटेशन हम आप लोग को बताते हैं, उसको पहले समझ लो। तो रिप्रेजेंटेशन के तौर पे मान लो कि जैसे कुछ रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है, नहीं ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझ लो। मान लो एक हाइपोथेटिकल हम सिचुएशन लेते हैं, लेट बी अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक सिचुएशन मानते हैं जहां पे a प्लस बी ये मिलके बना रहा है c प्लस डी।
ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट। और इंटरैक्ट करने के बाद जो नया चीज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप लिख सकते हो द substances which interact which interact with each other to form new substances, to form new substances are called reactants, are called reactants, are called reactants। तो ये दोनों आपके क्या हुए, रिएक्टेंट्स हुए। ठीक है, कोई दिक्कत। और रिएक्टेंट्स को रिएक्शन में, ये केमिकल रिएक्शन का आपका डेमो टाइप का है ना, डेमो टाइप का सोचिए, इस तरह का केमिकल रिएक्शन दिखेगा। ठीक है, जो रिएक्टेंट पार्ट होंगे, मतलब जो सब्सटेंसेस आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे ताकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो, उन सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, कोई दिक्कत। और फिर आपका जो प्रोडक्ट्स होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। तो आप बोल सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इसको आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट पार्ट और एक होता है प्रोडक्ट पार्ट। ठीक है, प्रोडक्ट पार्ट को राइट साइड में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, राइट साइड में। ठीक है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग एरो मार्क से सेपरेट करते हैं। ठीक है, सेपरेटेड बाय एरो मार्क। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय एरो मार्क। कोई दिक्कत, क्लियर है। अच्छा, इसी में आगे समझ लो, एग्जांपल एक दे देते हैं। एग्जांपल इसी तरीके का एक ले लो। जैसे एग्जांपल है आपका NaOH। अच्छा, केमिकल का नाम जो है ना, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस यूज करिए, तो Na सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल हुआ, क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसे क्या कहते हैं, इसका नाम भी हम आप लोग को साथ साथ लिखते चलेंगे। तो NaOH प्लस HCl gives NaCl plus H2O। ठीक है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका नाम आप लोगों को पता ही होगा, क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेरी गुड। ठीक है, इधर में ब्लू से लिख दे रहे हैं और ये प्रोडक्ट पार्ट को हम रेड से लिख दे रहे हैं। ये आपका है सोडियम NaCl, ये है सोडियम क्लोराइड। जो जो केमिकल का नाम दे रहे हैं आप मत भूलना, अब याद रखना है इसको। ठीक है, और फॉर्मूला बनाने का तरीका भी एक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर है, वो वाला आप लोग जो लोग कर लिए होंगे उनको तो पता होगा, जो नहीं किए होंगे उनके लिए एक बार हम करवा देंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और ये जो बना, ये बेसिकली क्या है, वाटर। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड, दिस इज बेसिकली, अच्छा ठीक है, अभी मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत, क्लियर है। ये एक केमिकल। बताओ इसमें रिएक्टेंट कौन है, HCl। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखना, ये डाइल्यूट फॉर्म में लिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस फॉर्म में लिया गया है, डाइल्यूट फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, और क्लियर है, डाइल्यूट फॉर्म में मतलब इसमें पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा कंपैरेटिवली एसिड। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, और ये NaOH आपका रिएक्ट कर रहा है, ये प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट कौन कौन से हो गए, रिएक्टेंट हो गए ये दोनों आपके रिएक्टेंट हुए। और प्रोडक्ट कौन दोनों हो गए, ठीक है, ये दोनों आपके क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। कोई दिक्कत है,
डाइल्यूट का मतलब हुआ एक्सेस ऑफ वाटर। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, इन एक्सेस ऑफ वाटर। मतलब कि जो एसिड लिया गया था, जैसे वो मान लो 1 चम्मच लिए एसिड और उसमें मिला दिए 1 जग पानी, ठीक है, तो बन गया आपका डाइल्यूट। क्या बन गया, डाइल्यूट। लेकिन याद रखना डाइल्यूट को बनाने का भी, कंसंट्रेटेड से बनाने का एक तरीका, ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये एक तरह का, पहले अभी केमिकल रिएक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक चीज और भी आप लोग को बताते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या दिक्कत है कि हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज। नोट्स का टेंशन मत लो, नोट्स आप लोग को सारा का सारा जाएगा, ठीक है, ग्रुप में, और वीडियो भी चला जाएगा, तो आप लोग उसका टेंशन मत लो। नोट्स आप लोग समझते चलो, टॉपिक समझो, ठीक है, टॉपिक समझते हो, साथ साथ क्वेश्चंस बनाना, ठीक है। How do we understand that chemical reaction has took place? हमें ये कैसे पता चलेगा, मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो ना लैब में आप कुछ रिएक्शन कर रहे हो, उसमें बना कुछ प्रोडक्ट, ठीक है, तो एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट केमिकल हैज टुक प्लेस, मतलब हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये आपको पता चलता है बाय सम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय सम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या है, दिस कैन बी अंडरस्टूड, this can be understood by some observation, by some observations। और ये ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होंगे, और कौन ऑब्जर्व कर रहा है, तुम लोग ऑब्जर्व कर रहा है ना, है ना। केमिकल रिएक्शन किया, मान लो 2-3 चीज मिलाया, रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो कैसे पता चलता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है आपको, जिसमें पहला पॉइंट है, सबसे पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एग्जांपल के साथ हम सब समझा दें, ठीक है, सो डोंट वरी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, क्लियर है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लो। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे जिसमें गैस इवॉल्व होगा। क्या इवॉल्व होगा, गैस। अब गैस इवॉल्व होगा तो तुमको पता चल जाएगा कुछ, हाँ, जहां पे गैस आपका कलरलेस होगा वहां पता नहीं चलेगा, तो वहां कुछ कुछ तरीका होता है जिससे डिफरेंट गैसेस को हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि गैसेस आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन है, तो अलग अलग टेस्ट होता है, तो उसको टेस्ट करके हम लोग पता कर लेते हैं कि हाँ यहाँ गैस इवॉल्व हुआ है, ठीक है। अब एग्जांपल्स इसके देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस के केस में। तो इवोल्यूशन, कहीं पर भी इवोल्यूशन ऑफ गैस आपको मिल रहा है तो वहां समझ लेना कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर दो या दो से ज्यादा चीज को आप इंटरेक्ट करवाते हैं तो, या फिर एक चीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका एग्जांपल, तो एक एग्जांपल, दो एग्जांपल दिया हुआ, दोनों दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपके बुक में दिए हुए खासकर आईसीएससी वालों को, ठीक है, और सीबीएसई वालों को भी ये 9th में 10th में 8th में भी यूज हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचना कि नहीं यूज होगा, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शंस अब जो दे रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस आपको याद रखने, शायद इसीलिए हम सबका नाम भी लिख रहे हैं और सब समझा भी रहे हैं कि सब क्या कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, जिंक मेटल लेंगे और इसको हम डाइल्यूट H2SO4 में डालेंगे। किसमें डालेंगे, डाइल्यूट। देखो अब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का बहुत तरीका है। जिंक आप लिए होगे किस फॉर्म में होगा, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में होगा, H2SO4 लिक्विड, लेकिन आप डाइल्यूट लिए हो तो यहाँ पे लिख देना दिल। क्या लिख देना, दिल। दिल बेसिकली ये डाइल्यूट के लिए सिंबल होता है। ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, डाइल्यूट, DIL, ठीक है, क्या लिखा जाता है, DIL। तो दिक्कत, और यहाँ बनेगा क्या, तो यहाँ बनता है ZnSO4, है ना, ये एक्वस होगा, नॉर्मल सा बात है। देखो आपने यहाँ पे बहुत एक्सेस में पानी लिया था ना, और यहाँ पे जिंक सॉलिड उसमें डाल दिया, डाला तो पानी तो वही है ना, पानी कहाँ गया, पानी कहीं गया है क्या। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो किस में मिलेगा, पानी में ही घुला हुआ मिलेगा,
सही बात है। तो एक्वस कहने का मतलब होता है डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब हुआ डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। और ऐसे एक्वस लिख रहे हैं तो डिजॉल्व इन वाटर, मतलब ZnSO4 आपका घुला हुआ होगा। किसमें घुला हुआ होगा? मतलब वाटर। इसमें घुला हुआ होगा वाटर में। बोलोगे वाटर कहाँ था? तो ये वाटर जो आप डाइल्यूट किए थे H2SO4 को, तो जो वाटर यूज किए थे वो वाटर इस साइड में तो वैसे का वैसे ही रह गया ना, वो थोड़ी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं किया, तो ZnSO4 एक्वस मिलेगा। और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनेगा जो इवॉल्व होगा। क्या होगा? इवॉल्व। अच्छा, गैस को हम लोग अपवर्ड एरो से मार्क करते हैं या फिर ब्रैकेट में जी, या फिर ये हम अभी सब बताएंगे आपको, सारा सिंबल एक एक करके समझाते चलेंगे। DI का मतलब समझ में आ गया। S मतलब ब्रैकेट में सॉलिड, AQ मतलब एक्वस। क्या इसका नाम क्या है? नाम लिख देते हैं। देखो अभी तुम लोग ढूंढोगे फिर बोलेंगे सर AQ मतलब क्या था, है ना, तो वहां ढूंढना पड़ेगा। तो AQUEOUS एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? और एक एक टर्म बताते जा रहे हैं, वो सब आप ध्यान में रखना। अच्छा, इनका नाम, क्योंकि ये आप लोग के लिए अभी सिंबल, लेकिन सिंबल सब याद कर लेना। ये किसका सिंबल है? जिंक का। ये किसका सिंबल है? फॉर्मूला किसका है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड। किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? किंग ऑफ केमिकल। ये आपका है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये क्या बना है? जिंक सल्फेट। ये क्या बना है आपका? जिंक सल्फेट। क्या बना? ये समझ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज आप एक बार एनायन का टाइम सब रट लोगे ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। वो आप लोग को रटना पड़ेगा कुछ सेक्शन में, ठीक है। और ये क्या बना आपका? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? तो दिख रहा है एक केमिकल रिएक्शन दिया आपको एग्जांपल में। ये पहला एग्जांपल लिख लो। इसी तरीके का एक और एग्जांपल दिया हो, उसको भी डाल देते हैं। तो ये पहला एग्जांपल है किसका है? किसका है? जिसमें इवोल्यूशन ऑफ क्या हो रहा है? गैस हो रहा है, ठीक है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, कैसे समझोगे कि ये हाइड्रोजन गैस है? तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो। हाइड्रोजन गैस गैस इज इवॉल्व with an effervescence. ठीक है। इफरवेसेंस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, ठीक है। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, गैस बबल्स इन अ सॉल्यूशन बॉडी, इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको जो जिंक सल्फेट, अच्छा यहाँ पे क्या दिख रहा था? जिंक सल्फेट आपको किसमें दिख रहा था? पानी में घुला हुआ। और उसी पानी में जिसमें जिंक सल्फेट घुला, उसी में आपको बबल्स दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बबल्स। अब बबल्स मतलब बबल्स कब आएगा? कोई गैस होगा तभी आया होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवरपेशंस के साथ आपका इवॉल्व हो रहा होगा। कोई दिक्कत है? इसी तरीके से जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और दिया हुआ है आपने, वो लिख लो। रिएक्शन है KClO3। ये दूसरा एग्जाम्पल है। KClO3, KClO3, है ना। इसको हीट करेंगे स्ट्रांगली। डेल्टा साइन यूज करते हैं हीट के लिए। देखो एरो मार्क के ऊपर डेल्टा साइन, ये किसके लिए यूज करते हैं? हीट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? हीट, है ना। बहुत स्ट्रांगली हीट किया जाता है इसको, तब ये डिकम्पोज हो जाता है और देता है 2KCl। बेसिकली 2KClO3 मॉलिक्यूल जाएगा। 2KCl क्या बनेगा? 2KCl अब प्लस 3O2, 3O2, ठीक है। एक तरह का ये आप जानोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये बाद में बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो ये आपका 2KCl, इसको बोलते, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है? पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड।
पोटेशियम क्लोराइड और ये आपका ऑक्सीजन गैस। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा। अच्छा KCl मिला है और ये क्या होगा आपका, ठीक है। गैस को आप अपवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। और ये बात हमेशा याद रखना, हम यहाँ पे नोट में लिख देते हैं एनी केमिकल रिएक्शन इज डन इन अ सॉल्वेंट, ठीक है। या फिर एनी मत बोलो, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस are done in a solvent, in a solvent, ठीक है। जनरली वाटर, जनरली जो सॉल्वेंट लेते हैं वो क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, वाटर हेल्प क्या करता है, वाटर का काम क्या है फिर सॉल्वेंट की तरह, क्योंकि ये टेक पार्ट तो नहीं कर रहा केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, इट इज जस्ट used as a solvent, it is just used as a solvent। तो वाटर का मेन काम क्या है, तो वाटर प्रोवाइड्स हाइड्रेशन एनर्जी, प्रोवाइड्स हाइड्रेशन एनर्जी for ionization, for ionization of compounds, कंपाउंड्स या फिर सब्सटेंस, ठीक है, जो भी कंपाउंड्स है। आयनाइजेशन का मतलब है बॉन्ड को तोड़ना। जैसे जैसे एक ये तो नहीं है, चलो ये वाला तो यहाँ कोई सॉल्वेंट नहीं लिया, लेकिन पिछले वाले रिएक्शन में तो सॉल्वेंट था ना जी, वहां पे तो लिए थे। ये वाला डाइल्यूट ले रहे मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या लिए होंगे, क्या किए होंगे हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लिए होंगे, टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट H2SO4 लिए होंगे और उसमें जिंक सॉलिड डाल दिए होंगे, अपने आप केमिकल रिएक्शन हुआ होगा और आपको उसी सॉल्यूशन में क्या दिख रहा होगा, हाइड्रोजन गैस बबल्स दिख रहा होगा, ठीक है। प्रोडक्ट बनने के बाद उस सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, ZnSO4 होगा H2 गैस बबल्स के फॉर्म में, और क्या होगा एक चीज, जो सॉल्वेंट आप यूज किए, यहाँ सॉल्वेंट क्या यूज किए, तो दिक्कत, तो सॉल्वेंट में किया जाता है मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, ये नोट के फॉर्म में लिख लीजिए। और वाटर का काम होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर आयनाइजेशन, ऐसा भी सोच सकते हो। अभी बॉन्ड तोड़ना समझा है ना आप लोग को, बेसिकल टर्म है, तो बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करता है। ये किस चीज में हेल्प करता है, बॉन्ड तोड़ने में। किस तरह से हेल्प करता है इसके बारे में और डिटेल में आप लोग को बताएंगे आगे चलकर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसीलिए देखना मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस में हम लोग एक्वस लेते हैं या फिर हम लोग डाइल्यूट वाला केस लेते हैं, तो दोनों ही केस में आपका क्या हो जाता है, पानी का इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो दो पर्टिकुलर एग्जांपल आपके बुक में दिए थे, इसमें भी सारा चीज बता दिए, एक और दिया हुआ है इसको भी नोट कर लो, ठीक है। तो जो जो केमिकल रिएक्शंस आपके बुक में दिए हुए हैं जैसे बता रहे हैं उसको इंपॉर्टेंट है। तो Na2SO3 plus HCl gives NaCl plus H2O plus SO2। देखो इसमें बहुत सारा चीज अब रिपीट होते जा रहा है, तो रिपीट वाला चीज का हम नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये है, ये रिपीट नहीं हुआ है, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। क्या नाम है, सोडियम सल्फाइड। जैसा कि आप लोगों को ये नाम भी आप लोगों को पता ही होगा, सल्फाइड आया है SO3 2 2Na+। तो ये वाला चीज अगर नहीं पता है तो ये चीज हम एक क्लास आप लोगों को ले लेंगे, ठीक है। ये वाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, फिर से लिखने की जरूरत था यहाँ पे, नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा यहाँ पे डाइल्यूट लिख देना DIL, ठीक है, डाइल्यूट है, नॉर्मल से बात है। यहाँ पे NaCl एक्वस होगा, NaCl क्या होगा, एक्वस होगा। H2O तो पानी है ही, और यहाँ पानी एक्स्ट्रा फॉर्म हुआ होगा, जो सॉल्वेंट की तरह यूज हुआ वो तो अलग ही है पानी, और एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एज अ प्रोडक्ट, ये भी याद रखना, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन के अलावा पानी अलग से बन रहा है। SO2 क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस एट रूम टेंपरेचर। तो ये आपका इसका नाम दे दो, ये तो नाम अभी तुरंत क्या है, सोडियम क्लोराइड H2O वाटर, और ये है सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड। और एक चीज याद रखिएगा, कहीं पे कोई चीज अगर आपको कलर लिख करके देंगे, ठीक है, तो वो कलर आप लोग को याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे ऑब्जर्वेशंस पूछ देगा है ना स्कूल में, तो वहां पे कलर आपको लिखना पड़ेगा। तो कहीं पे अगर मान लीजिए देंगे तो ये सब चीज आपको याद रखना, जैसे इसका ऑर्डर याद रखिएगा, इसका सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, मतलब आपके सामने अगर सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो आपको सफोकेशन फील होगा। ऑर्डर का मतलब महक होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, महक, ठीक है, स्मेल, स्मेल, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है ना जी, ठीक है। अच्छा एक और टेस्ट लिख लो, आगे चल के वैसे पढ़ना था हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए और एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। जैसे मान लो एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है, उसके माउथ के पास में ना आप अगर मैच स्टिक लेके जाओगे तो पट करके आवाज करेगा, ठीक है ना। बट अगर हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस बर्न होता है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बात होता था, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉपिंग साउंड, बर्न्स विद, ये एक इसका टेस्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉपिंग साउंड, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉपिंग साउंड। अच्छा ये टॉपिक क्या है, लैब टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। कैसे पता करोगे कि जो गैस इवॉल्व हुआ, इफर्वेसेंस हुआ वो तो ठीक है, वो तो गैस इवॉल्व हुआ, लेकिन पता कैसे करेंगे हाइड्रोजन है, इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। क्लियर है, कोई दिक्कत, दिस इज द टॉपिक, है ना। आगे बढ़े, कोई डाउट है यहाँ तक, लास्ट वाला भी सब बता दिया आप लोग को। तो यहाँ भी देख सकते हो गैस इवॉल्व हो रहा है, तो तीनों एग्जांपल में आपका क्या मिल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस मिल रहा है। तो ये पहला पार्ट हुआ आपका, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये पहला पार्ट था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है चेंज ऑफ कलर, नेक्स्ट पार्ट है चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है चेंज ऑफ कलर। दूसरा तरीका जिससे हम लोग को, एक और तरीका जिससे हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, अगर हुआ है कि नहीं हुआ है कैसे पता करेंगे, तो वो क्या है, चेंज ऑफ कलर, ठीक है। चेंज ऑफ कलर जैसे एक एग्जांपल देते हैं पहले, उसके बाद फिर एक्टिविटी है एक वो बताते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज द कलर, आप अगर जैसे मान लो आयरन लिए, क्या लिए, आयरन, और इसके हम मिलाए CuSO4 सॉल्यूशन, इसमें मिलाए CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका एक्वस हुआ, याद रखिएगा। आयरन लिए होगे तो आयरन क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट का आप एक्वस सॉल्यूशन लिए, उसमें डाल दिए, आप जैसे ही चेंज होगा ये FeSO4 बनेगा, ये क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा, ये हो गया एक्वस में। और प्लस आपका कॉपर सॉलिड फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, कॉपर सॉलिड। अब देखो यहाँ पे ये आयरन है, पहले नाम किसका किसका, किसी का नाम जानते हो, नहीं जानते, सब पहला ही है आयरन, क्या है, आयरन, ठीक है। ये क्या है, ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और क्योंकि एक्वस लिख दिया मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, किसमें, पानी में, ठीक है, कॉपर सल्फेट ये बना है। इसको लिखोगे फेरस सल्फेट, क्या लिखोगे, फेरस सल्फेट, या फिर इसको आयरन 2 सल्फेट इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये मैं कैसे पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। ओके, तो फेरस सल्फेट बना, और क्या बना आपका, आयरन सल्फेट, ठीक ना। अब यहाँ पे पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, बाद में फेरस सल्फेट बन रहा, हो क्या रहा है वो चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का, ये ब्लू कलर का होगा, कैसा कलर का होगा, ब्लू। और जब केमिकल रिएक्शन होगा तो FeSO4 का जो सॉल्यूशन होगा पानी के साथ, वो ग्रीन कलर का होगा, कैसा कलर का होगा, ग्रीन कलर का। तो ये तो कलर चेंज हुआ। अच्छा कॉपर तुमको रेड कलर का डिपॉजिट के फॉर्म में मिलेगा,
मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में FeSO4 फॉर्म हो रहा उसी में किस फॉर्म में मिलेगा आपको, रेड डिपॉजिट की तरह, है ना। रेड रेड नहीं बोलो, रेड ब्राउन बोलो, ठीक है, रेड ब्राउन डिपॉजिट, ठीक है, पूरा पूरी रेड डिपॉजिट तो नहीं बोल सकते, ठीक है ना, क्लियर है। और आयरन तो आप लोग लोहा कैसा दिखता है वो तो ऑलरेडी पता है ना, लोहा में तो ज्यादा दिक्कत नहीं। तो इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को लेकर के, तो रिएक्शन के थ्रू समझा दिए, लेकिन यही आपको एक्टिविटी के फॉर्म में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या लिए हम लोग पहले, कॉपर सल्फेट, और इसमें क्या डाले, आयरन डाले। कोई दिक्कत है, क्लियर है मेरे ख्याल से, इमेज क्लियर है ना, ठीक है। इमेज थोड़ा सा खराब है ना, अगला बार से सही रहेगा, अभी इसी में कंप्रोमाइज कर लो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा कर देते हैं, अच्छा दिखेगा सर, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन था, ये क्या लिए, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लिए, और ये क्या आपका कॉपर सल्फेट विद आयरन पीसेस, तो अंदर में हम लोग आयरन डाले। अब देखो पहले ये सॉल्यूशन किस कलर का था, ब्लू, और जैसे ही इसमें आयरन डाले केमिकल रिएक्शन हुआ, सॉल्यूशन क्या हो गया, ग्रीन, और नीचे में देखो लाल ब्राउन कलर का आपको कॉपर, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये एक वेसल लिए, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए, इसमें हम आयरन डाले, आयरन जैसे ही डाले फॉर्म क्या हुआ, फेरस सल्फेट, फॉर्म क्या हुआ, फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट के फॉर्मेशन के बाद आपका जो नीचे में दिख रहा था वो रेड डिपॉजिट को क्या था, कॉपर था। तो कलर चेंज जब हो तब हम लोग को भी समझ में आ जाता है, ऑब्जर्वेशन में जब आपका कलर चेंज होगा तो भी हम लोग को समझ में आ जाता है क्या हो रहा है, आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो व्हाट यहाँ पे जैसे बोला व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन सो फॉर्म, आंसर लिख दे, ग्रीन, ठीक है। नाउ ऐड अ पीस ऑफ आयरन टू इट, नहीं सॉरी ये शुरुआत में पूछ रहा, पहला सॉल्यूशन जब कॉपर सल्फेट को मिलाओगे तब किस कलर का सॉल्यूशन बनेगा, किस कलर का बनेगा, क्या कलर का बनेगा, ब्लू, ठीक है। शुरुआत वाला फर्स्ट वाला बेसन, फर्स्ट वाला बेसन, तो कैसा सॉल्यूशन बना, ब्लू। अब नाउ ऐड अ पीस ऑफ आयरन टू अलाउ इट टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द ब्लू कलर चेंजेस टू, क्या ऑब्जर्व करोगे, ब्लू चेंज टू ग्रीन कलर, ब्लू चेंजेस टू ग्रीन, ठीक है। सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, पहले ब्लू था, अब चेंज किसमें कर जाएगा फ्यू आवर्स के बाद, ग्रीन में। व्हाई हैज द कलर चेंज, हाँ ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन है, क्या बना, जो बना फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन जो है ग्रीन होता है, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखोगे, हाँ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, कोई दिक्कत है ना। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ, क्या कंक्लूजन मिला इससे, कंक्लूजन ये था कि केमिकल रिएक्शन आर ऑब्जर्व्ड विथ चेंज ऑफ कलर, ऑब्जर्व्ड विथ चेंज ऑफ कलर, मतलब एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस बताए और दूसरा क्या हो गया, चेंज ऑफ कलर, ये भी एक था। गिव अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, तो मेरे ख्याल से अलग से बताने की जरूरत नहीं, यही रहा केमिकल रिएक्शन, यही केमिकल रिएक्शन होगा, कोई दिक्कत, प्रीवियस पेज में बता चुके हैं। और एग्जांपल आपका चेंज ऑफ कलर का जो जो बुक में दिया हुआ है, तो ये पहला एग्जांपल दिया हुआ था, फर्स्ट था, ठीक है। सेकंड जो जो दिया हुआ वो इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज ये चीज बता चुके हैं, कलर चेंज भी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा एग्जांपल जैसे मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए CuSO4 एक्वस, सॉल्यूशन जहां बोलता है वहां पे एक्वस, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिए, क्या लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और गैस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू पास करा दिए, क्या कर दिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू पास करा दिए, तो ये बन जाएगा आपका CuS, क्या बन जाएगा, CuS, और प्लस आपका बन जाएगा H2SO4, क्या बनेगा, H2SO4। यहां पर जो आपका कॉपर सल्फाइड फॉर्म होगा, सल्फाइड जो फॉर्म होगा ये ब्लैक कलर का होगा, ये क्या होगा, ब्लैक कलर का। कैसे पता चलेगा आपको केमिकल रिएक्शन हुआ, तो CuSO4 सॉल्यूशन किस कलर का होगा, अभी तुरंत बताया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है, ब्लू, ठीक है।
तो ब्लू सॉल्यूशन आपका है H2S गैस, इसके थ्रू पास कराएंगे, तो जैसे ही पास कराएंगे आपको एक चीज दिखेगा ब्लैक कलर का फॉर्म होता हुआ, वो क्या होगा, कॉपर सल्फाइड। तो कलर का चेंज हुआ, पहले ब्लू होगा, अब क्या कलर पकड़ लेगा, ठीक है, H2SO4। मेरे ख्याल से यहाँ और किसी का नाम बताना है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, गैस को पास करा है, ठीक है, गैस इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, गैस इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। क्या फॉर्म हुआ, कॉपर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर एंड ये तो पहले से पता है, ये क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आपसे ऑब्जर्वेशंस पूछ देता है कभी कभी, तो ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन दिया है, उसके बाद आप लोग का आज का क्लास खत्म कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक और है PbNO3 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, ये आपका व्हाइट कलर का होता है, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। क्या नाम है, लेड नाइट्रेट, ठीक है। और लेड नाइट्रेट ये किस कलर का होता है, ये होता है आपका व्हाइट कलर का, किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। इसको जब हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, स्ट्रांगली हीट। हीट को जैसा कि बताए थे डेल्टा सिंबल से डिनोट करते हैं एरो बार के ऊपर, तो फॉर्म होता है आपका PbO, क्या फॉर्म होता है, PbO प्लस NO2 और प्लस O2 गैस, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा ये NO2 और O2 दोनों गैस है, ठीक है, बना है। PbO आपका बनेगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, कहने का मतलब डिकम्पोज कर लो तो ये सॉलिड ही रहता है, क्या रहेगा आपका, सॉलिड। और यहाँ पे ये भी क्या लिए होंगे, सॉलिड। जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जो आपको आगे चल के बताएंगे होता क्या है, तो उस केस में हम लोग सॉलिड ही लेते हैं, ठीक है, PbO वाला। अब ये जो PbO यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये पेल येलो कलर का होगा, इसका नाम है लेड ऑक्साइड। Pb लेड मेटल को डिनोट करते हैं, ठीक है, ये लेड ऑक्साइड, और इसका कलर क्या होगा, पेल येलो। क्या कलर होगा, पेल येलो। पेल येलो कहने का मतलब डल येलो, ऐसा सोच लो, ठीक है। और आपका ऑक्सीजन, अच्छा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, की गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th में आप लोग केमिस्ट्री लैब में कीजिएगा, ठीक है। तो NO2 गैस जो यहाँ फॉर्म हो रहा है, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और सबसे बड़ा बात है कि पूरे टेस्ट ट्यूब में ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा, मतलब गैस जो निकल रहा होगा उसका कलर होगा रेडिश ब्राउन, उसका कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कलर का चेंज देख रहे हो, मतलब कलर का चेंज भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जो बताता है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कोई दिक्कत, ठीक है। इसी क्लास 7 आज का लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी होगा, ठीक है। और तुम लोग थोड़ा अटेंटिव रहना, पीछे क्वेश्चंस करते रहना, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।